नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आप इस वक्त भारत 24 पर द रूबिका लियाकत शो देख रहे हैं। सबसे पहले आपको तफसील से बता देना चाहती हूं कि आज 9 बजे की तैयारी हमने कैसे की है, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर बात करनी है। विभाजन की विभीषिका मोदी की कैसे उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि है, आज ये बताने वाले हैं। और ये विभीषिका का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज 14 तारीख है। लाखों लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी थी। महबूबा मुफ्ती जी का एजेंडा क्या है? आज ट्वीट किया, तिरंगा लहराने का एक ट्वीट आया है। वो तिरंगा लहराने के बयान उससे पहले कि क्या हुआ करते थे आप भूले नहीं होंगे कि कोई कंधा नहीं मिलेगा। तो महबूबा जी को आज याद दिलाना है उस पल को, उन दिनों को। उद्योग जगत का डेस्टिनेशन इंडिया कैसे एकदम लगातार फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में इंडिया उभर रहा है, आप ये जानेंगे। और पाक का कश्मीर गेम शेम शेम, ये सारी खबरें आज द रूबिका लियाकत शो में आपके सामने होंगी। लेकिन सबसे पहले ये बताइए शुरुआत कहां से की जाए? आज पसोपेश बड़ी है। किस शहर, किस मोहल्ले, किस गली की बात सबसे पहले की जाए? पसोपेश बड़ी है। दर्द हर गली में डेरा डाले बैठा है। त्रासदी हर मोहल्ले में गुमनाम होकर दफन है। मंगलवार सुबह के उगते सूरज के साथ ही हिंदुस्तान स्वतंत्रता के 76वें वर्षगांठ के जश्न में डूब जाएगा। और आज तारीखों के तराजू में भारत की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद के हालात पर बात होनी जरूरी है। 30 जून 1948 ये तारीख हिंदुस्तान का इतिहास बदलने वाली तारीख साबित होने वाली थी। लेकिन एक अंग्रेज के फैसले ने इस तारीख को इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से रोक दिया। इस तारीख पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले इतिहास के पन्नों को पलटना जरूरी है क्योंकि उन्हीं पन्नों में 30 जून 1948 की तारीख दर्ज है। मार्च 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई। इस विद्रोह में पहली बार पूरा भारत संगठित होकर, एकजुट होकर अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ आजादी के आंदोलन में कूदा। दिल्ली की आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, लखनऊ की बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहेब, बरेली में खान बहादुर खान और बिहार के कुंवर सिंह। विद्रोह अलग अलग इलाकों में हुए और करीब 14 महीने में पूरे भारत में विद्रोहों को दबा दिया गया। 8 जुलाई 1858 ये वो दिन था, ये वो तारीख थी जब लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह खत्म होने और शांति स्थापित करने की घोषणा की। ये तारीख है भारत के इतिहास का हिस्सा है। इन तारीखों पर विस्तार से बात करने के लिए 1 घंटे का एपिसोड काफी नहीं होगा। सालों तक लगातार मैं इसी पर बात करती रहूं, मेरा करियर खत्म हो जाएगा लेकिन बातें खत्म नहीं हो। ये वो है जिक्र और चर्चा जो पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अब जो हम बात करने आए हैं, आज जो हम बात करने आए हैं, वो इन 2 तस्वीरों में इस वक्त आपको नजर आएगी। 14 अगस्त की रात 12 बजे हिंदुस्तान आजाद हुआ। पहली तस्वीर उसी आजाद भारत की है जो चांद की सरजमी पर कदम रखने को बेताब है, जो पूरी दुनिया को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर चुका है। और दूसरा मुल्क है भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, जो हमसे टूटकर खुद मुख्तारी के रास्ते पर चलना चाहता था। आजादी उसे भी 15 अगस्त 1947 को ही मिली थी, लेकिन वो मुल्क अपने बाशिंदों को 2 जून की रोटी दे पाने में सक्षम नहीं है। हिंदुस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की बदहाली एक दिन में नहीं आई है, ये सालों की मेहनत का रिजल्ट है इन लोगों का। थोड़ा पीछे लौटते हैं। 30 जून 1948 फिर से वर्तमान को सामने रखते हैं, वर्तमान के सामने इस तारीख को रखते हैं। 2 सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म हुआ और भारत की आजादी की मांग फिर तेज हो गई। 21 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वाइसरॉय तैनात हुए, जिन्हें भारत की आजादी की रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा मिला। 30 जून 1948 का दिन भारत को आजादी देने के लिए मुकर्रर हो गया था। सही बात है कि हम कॉलोनियल राज से मुक्त हुए और हमारी आजादी हमें मिली, लेकिन जो हमें आजादी मिली वो खंडित आजादी मिली।
और खंडित आजादी में मां भारती के दोनों बाजू कटे हुए थे और बहुत बड़ा हिस्सा भारत का दूसरे देश के रूप में जाना जाने लगा था। जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। तो माउंटबेटन की यह जिम्मेदारी थी कि वो सत्ता को भारतीय नेताओं के हाथ से सौंपते, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होता। लेकिन माउंटबेटन ने जो चुना वो ऐसा रास्ता था जो लाखों लोगों की लाशों पर से गुजरा। उस विभीषिका को ही आज आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश है, लेकिन उससे पहले कुछ और तथ्य जो जानने आपके लिए जरूरी है। इतिहास और इतिहासकारों के मतों के इतर एक तथ्य यह भी है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की माली हालत खस्ता हो चुकी थी और उन्हें भारत समेत दुनिया के कई देशों को आजाद करने पर मजबूर होना पड़ गया था। एक तथ्य यह भी है कि अंग्रेज दुनिया के तमाम मुल्कों से वो सब कुछ लूट कर ले जा चुके थे जिनसे वो रईस बनते और पीछे छोड़ गए थे बेहाल और बदहाल मुल्क। 25 मई 1946 को जॉर्डन आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, 4 जनवरी 1948 को म्यांमार आजाद हुआ, 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ, 14 मई 1948 को इजराइल आजाद हुआ। भारत की आजादी का दिन मुकर्रर होने से करीब 10 महीने पहले ही अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने से पहले ही वो बीज बो दिया जिसका खामियाजा लाखों लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। ये सभी जानते हैं कि जिन्ना पाकिस्तान समर्थक थे और बंटवारा चाहते थे। इसकी डिटेल में जाने की बजाय कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रख रही हूं। रेडक्लिफ ये वो शख्स है जो अब से पहले तक हिंदुस्तान कभी नहीं आया था, जिसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसे भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय पॉपुलेशन, भारतीय सोशल जो आइडियोलॉजी है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की जिम्मेदारी रेडक्लिफ को सौंप दी गई, जबकि वो पहली बार हिंदुस्तान आ रहा था। लेकिन रेडक्लिफ ने बिना किसी सर्वे के, बिना जमीन पर उतरे ही भारत के नक्शे पर विभाजन की लकीर को खींच दिया। आपने देखा होगा किस तरीके से जब देश आजादी मना रहा था तो लोग अपनी जान को बचाने के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में अपने इस भूभाग में प्रवेश कर रहे थे। लगभग 1.5 करोड़ परिवार विस्थापित हुए और सभी आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 10 लाख लोगों की जानें गई। इसीलिए तो कहते हैं प्रभु राम के बेटे लव ने लाहौर बसाया था, वो हिंदुस्तान से अलग हो गया। और दूसरी तरफ बांग्लादेश, रेडक्लिफ ने लकीर खींची, माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की फाइल पर साइन किए और फिर शुरू हुई वो विभीषिका जो इतिहास में सबसे बड़ी है। विभाजन का दंश इस तारीख के बाद ही चरम पर पहुंचा है। इस विभाजन की भेंट कितने इंसान चढ़े इसका ठीक ठीक आकलन ना तो कभी हो पाया है और ना ही कभी हो पाएगा। कुछ अनुमान है जो आपके सामने रख देती हूं। अनुमान है कि भारत के विभाजन के दौरान 2 लाख से 20 लाख के बीच लोगों की मौत हुई। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। गुजरात से पंजाब और तब के पूर्वी पाकिस्तान से सटे पूरे बंगाल में दंगे हुए। 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, जब मां भारती के 2 टुकड़े हो गए थे, एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय की आंखों को नम कर देता है। यह उन अनगिनत लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत के बंटवारे की बड़ी कीमत चुकाई। ये उन परिवारों के प्रति एकजुटता को दिखाने का, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और फिर भी साहस के साथ मां भारती के लिए अपनी श्रद्धा को लेते हुए जीवन को पटरी पर लेने के लिए जूझते रहे। इन सब का जिक्र करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि आप इतिहास के सबक से अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को सुधार सकें।
या भविष्य में जो गलतियां हो सकती है उसकी सीख आप भविष्य से ले सकें, माफ कीजिएगा पीछे घटी घटनाओं से ले सकें। भारत का विभाजन भले ही 14 और 15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात हुआ, लेकिन इसकी लकीर काफी पहले खिंच गई थी। दशकों तक मुस्लिम लीग 2 राज्यों की थ्योरी पर काम करते रहे और इस थ्योरी को आगे बढ़ाया भी। 1925 के अलीगढ़ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल रहीम ने हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग मुल्कों की वकालत की। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की मांग सार्वजनिक रूप से की। और फिर आती है वो तारीख 3 जून 1947 जब माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान कर दिया। आप इस बात को समझ लीजिए कि यही वो अंग्रेज थे जिन्होंने 1905 में कोशिश की थी बंगाल को भंग करने की, क्षति उसको पहुंचाने की, हिंदुस्तान से अलग करने की। लेकिन फिर 1907-8 में उसे वापस अपना यह फैसला लेना पड़ गया था क्योंकि कोई भी अंग्रेजों के इस फैसले के साथ नहीं था। 1900 बंग भंग आंदोलन आपको याद होगा। और फिर क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ और उसके बाद से उसने जो एक अलग मुल्क की बार बार मांग रखने की कोशिश की, उसमें कहा यह जाता है कि वो तमाम जो उस वक्त मौजूद राजनीति के बड़े चेहरे थे नतमस्तक हो गए, इस मांग के आगे मजबूर हो गए। हालांकि 1947 में बंटवारे के ऐलान से करीब 1 साल पहले ही देश भर में दंगे शुरू हो चुके थे। यह ऐसी तबाही की शुरुआत थी जिसका नतीजा किसी को नहीं पता था और यह आंकड़ा 1946 से शुरू होकर हर बीते दिन के साथ बढ़ता गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का नारा देकर बंगाल में दंगे शुरू कर दिए। 19 अगस्त 1946 तक 4 दिन के अंदर ही कलकत्ता में कम से कम 4000 लोगों की मौत हुई, जबकि 15000 से ज्यादा लोग घायल हुए। बंगाल से शुरू हुई दंगों की आग में देखते ही देखते पूरा हिंदुस्तान जलने लगा। कई शहरों में दंगे भड़कने लगे, बेगुनाह लोगों की जान गई। तब के कलकत्ता के बाद सबसे करीबी बड़ा शहर था पटना और यहां भी दंगों की आग पहुंच गई। सितंबर 1946 में पटना में दंगे भड़के, कम से कम 14 लोगों की मौत हुई, 200 से ज्यादा घर जला दिए गए। 27 अक्टूबर 1946 को चटगांव के नोआखली में दंगे भड़के। 6 नवंबर 1946 तक इन दंगों में कम से कम 5000 लोगों की मौत हुई, जबकि द स्टेट्समैन अखबार की तब की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा 10,000 से ज्यादा था। मार्च 1947 में रावलपिंडी में दंगे शुरू हुए। हिंदू और सिख महिलाओं से गैंगरेप हुए। इन दंगों में करीब 7000 लोगों की मौत का अंदाजा लगाया जाता है। रावलपिंडी के काहूटा में सिखों ने महिलाओं को बचाने के लिए खुद उनका कत्ल कर दिया। तोहा खालसा गांव में कम से कम 90 सिख महिलाओं ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। बेवल गांव में 500 सिखों पर हमला हुआ, सिर्फ 76 ही जिंदा बच पाए, बाकी को हजारों दंगाइयों की भीड़ ने कत्ल कर दिया। मई 1947 तक रावलपिंडी दंगों की आग में जलता रहा। खुद माउंटबेटन ने 5 मई 1947 को रावलपिंडी में दंगों वाले इलाके का दौरा किया था। बंटवारे का दंश ऐसा था कि पाकिस्तान से भारत आने और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की कई किलोमीटर लंबी लाइन थी। भूखी, बारिश और गर्मी में दंगाइयों के हमलों से बचते हुए 27 मील लंबी लाइनें बॉर्डर के दोनों तरफ लगी हुई थी। इन लाइनों में खड़े हजारों लोगों को कत्ल कर दिया गया। सैकड़ों भूख और प्यास से मर गए। हिंसा, मौत, गैंगरेप की ऐसी कहानियां हिंदुस्तान के हर गली कूचे में दफन है। आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग हो उस जमाने का तो उससे बैठकर कभी बात कीजिएगा। उनकी आंखों में गम उतर आएगा और वो आपको बताएंगे कि ये विभीषिका कैसी थी। विभाजन की वो आग आज भी ये लोग अंदर कहीं दफन किए हुए हैं। लोग अपनी सामान्य जिंदगी पीछे छोड़कर किसी तरह जान बचा पाए। कराची से, मुल्तान से, रावलपिंडी से, लाहौर से जब लोग अमृतसर पहुंचे तो वो 10-10 दिन से भूखे थे। किसी का बाप नहीं रहा, किसी की मां नहीं रही, किसी की बहन और बेटी का गैंगरेप उसकी आंखों के सामने हुआ। आज
उस त्रासदी को याद करने का दिन है और याद करना जरूरी है, ताकि वो तमाम लोग जो हंसी मजाक में अपना कोई एजेंडा आगे रखने के लिए टुकड़े टुकड़े का नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जो कहते हैं, उन्हें याद रहे कि हिंदुस्तान ये दंश झेल चुका है और अब वो समय नहीं है। अब उनके टुकड़े होंगे जो इस तरह की सोच रखते हैं। 3 अक्टूबर 1947 को शिमला से छपे द ट्रिब्यून में क्या लिखा गया सुनिए। पाकिस्तानी पंजाब के तंडलियावाला में 2000 हिंदू और सिखों का कत्ल हो गया। 241 महिलाओं को किडनैप किया गया। रावलपिंडी के वाह कैंप में 23,000 हिंदू और सिखों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। 26 सितंबर 1947 को शिमला से छपे द ट्रिब्यून में लिखा गया, लाहौर के करीब 340 हिंदू और सिखों का कत्ल कर दिया गया। झेलम शहर में 10,000 सिख और हिंदुओं को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। 700 सिख और हिंदुओं को दंगाइयों ने मार डाला। 15 अगस्त की आधी रात को भारत को आजादी मिल चुकी थी। पाकिस्तान में रहने वाले सिख और हिंदू भारत की तरफ रवाना तो हुए, लेकिन उनमें से कितने भारत पहुंचे और कितनी लाशों में तब्दील होकर पहुंचे और कितने लाशों के नीचे छुप कर आए, कोई नहीं जानता। इतिहासकार डोमिनिक लॉपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, 15 अगस्त की सुबह अमृतसर स्टेशन पर लोग लाहौर से आने वाली 10 डाउन एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन अमृतसर पहुंची, लोगों की रूह कांप गई। पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। शायद ही कोई शख्स जिंदा बचा हो। इतिहास में भारत के ज्यादातर शहरों की दर्दनाक कहानियां दफन हैं, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, लेकिन गली मोहल्लों में लाशों के अंबार अभी भी दफन हैं। 1946 से शुरू हुए दंगों में लाखों लोगों ने जान गंवाई है। 4 मार्च 1947 से लाहौर, मुल्तान और अमृतसर में दंगे शुरू हुए। 16 मार्च 1947 तक इन दंगों में 1046 लोग आधिकारिक रूप से मारे गए। अगस्त 1947 से अक्टूबर 1947 तक दिल्ली में दंगे हुए और इसमें करीब 20,000 लोगों की मौत हुई। हमें भविष्य में मां भारती को एक रखने की जिम्मेवारी भी देता है। अब इस देश को किसी भी तरह से कोई नुकसान न हो पाए, ये संकल्प करने का समय भी ये विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त है। और इसीलिए 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका को हमें भूलना नहीं है, क्योंकि आंकड़े बेशुमार हैं और ये आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। भारत सरकार आज के दिन को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाती है, और हम क्यों ना मनाएं, आप बताइए। हॉलोकॉस्ट आपको याद है ना? 27 जनवरी पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ था। आपके बच्चे जानते हैं, आप जानते हैं, आपका परिवार जानता है, आपके दोस्त जानते हैं। विभाजन पे क्या हुआ था आप क्यों नहीं जानते, और क्यों नहीं हमें जानना चाहिए? दंगों में जान गंवाने वाले लाखों लोगों को भारत सरकार याद करती है, क्योंकि हिंदुस्तान अपने इतिहास से कभी पल्ला नहीं झाड़ता। हिंदुस्तान की नीति है नो वन गेट्स लेफ्ट बिहाइंड। माउंटबेटन और जिन्ना के फैसले से दोनों मुल्क में जान गंवाने वालों को हिंदुस्तान याद कर रहा है। हम जानते हैं और मानते भी हैं कि हमारे आज के खुशहाल और बुलंद भारत की नींव में उन लाखों लोगों का खून, उनकी आहुति शामिल है, और इसीलिए उनको सलाम करना, उनको याद करना जरूरी है। और इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि वहां से जो आए यहां वो खुशहाल है, लेकिन यहां से जो पहुंचे वहां पाकिस्तान में, उनसे पूछो उनका क्या हाल है। वो तो अपने वतन में भी नहीं रहना चाहते, इधर उधर भागते फिरते हैं। अब अगली खबर का रुख करेंगे। तो देश की आजादी की 77वीं सालगिरह मनाने की तैयारी में हम सब हैं। अमृतकाल के जश्न में हम सब डूबे हुए हैं। गुजरात से मेघालय और कन्याकुमारी से सियाचिन तक तिरंगा शान से लहरा रहा है। शहर शहर, गांव गांव तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर है जिसे देखकर सीना फख्र से फूल जाता है। नए भारत का गौरव बढ़ाने वाली ये तस्वीरें
बताइए कहां की है? कश्मीर। कश्मीर घाटी की ये तस्वीरें हैं। सैकड़ों युवा कश्मीर के अलग अलग शहरों और गांवों से तिरंगा लेकर निकले हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस यात्रा में शरीक हुए। उन्होंने तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की, लेकिन इसके साथ ही इन तस्वीरों पर सियासत भी हुई। जाहिर है कश्मीर में ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद सियासत कैसे रुक सकती है? सियासत शुरू हुई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान के बाद। सबसे पहले आपको वो बयान सुनना चाहिए। जब हम अवाम की शक्ति को जोड़कर विकास की धारा को गांव गरीबों की ओर मोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो कई लोगों के मन में तकलीफ हो रही है। जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं मिलेंगे। आज मुझे लगता है कि उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि जम्मू कश्मीर का हर नौजवान भी तिरंगे से उतना ही प्रेम करता है जितना देश के बाकी हिस्सों के लोग प्रेम। जो बातें एलजी साहब कह रहे हैं वो दरअसल एक बयान के संदर्भ में है जो आज से करीब 4 साल पहले दिया गया था। आज हम आपको वो बयान भी सुना देते हैं। तमिक हुकूक एस 370 जरिए कदर, और अगर आप उसी पुल को तोड़ेंगे तो फिर ये जो महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के आईन की कसम खाती है, हिंदुस्तान के आईन की कसम खाती है, फिर हलफ उठा दी तो हम हलफ कैसे उठाएंगे? मनोज सिन्हा जी ने 4 साल बाद महबूबा मुफ्ती को जवाब दिया, बकायदा तस्वीरों के साथ जवाब दिया। बताया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के लोग भारत को कैसे अपना मानते हुए फख्र से उस पर इतरा रहे हैं, क्योंकि कश्मीरियों को भारतीय होने पर फख्र है। ये तस्वीरें उसी की गवाही है। लेकिन महबूबा मुफ्ती को ये तस्वीरें लगता है अच्छी नहीं लगी। तभी तो उन्होंने मनोज सिन्हा की तिरंगा यात्रा की तुलना जवाहरलाल नेहरू से करते हुए एक ट्वीट किया। इन तस्वीरों के साथ कुछ लाइनें भी लिखी, जिसको देखकर लगता है कि महबूबा जी को कश्मीर में खुलेआम पूरे जोश और जज्बे से निकाली गई तिरंगा यात्रा की तस्वीरें देखकर अच्छा नहीं लगा। क्योंकि अच्छा लगा होता तो वो इन पंक्तियों के साथ ये ट्वीट थोड़ा ही करती। महबूबा मुफ्ती जी ने क्या लिखा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1949 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब लाल चौक पर झंडा फहरा रहे थे तो उनके सामने बड़ी भीड़ थी, जबकि 2023 में जब प्रशासन ने तिरंगा यात्रा निकाली तो उनके चारों ओर सुरक्षा कर्मी थे। महबूबा मुफ्ती को हर हाथ में तिरंगा नजर ही नहीं आया। क्यों? उन्हें कश्मीरियों के दिल में बसा हिंदुस्तान नजर नहीं आया। क्यों? हाँ, ये सच है कि सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे सुरक्षा के लिए, ये उनका कर्म है। लेकिन सिर्फ सुरक्षा कर्मी नजर आए। उन सुरक्षा कर्मियों के बीच कश्मीर के लाल चौक पर शान से लहराता तिरंगा उनको क्यों नजर नहीं आया? और बड़े अदब के साथ महबूबा मुफ्ती जी, आपको हम कहना चाहते हैं कि आज का कश्मीर बदल चुका है। आंखें खोल लीजिए, अपने एजेंडा को एक बार फिर से तौल लीजिए। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। आपने एक तस्वीर शेयर कर अपना एजेंडा साधने की कोशिश की, लेकिन हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हजारों की भीड़ के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। जाहिर सी बात है, भीड़ ज्यादा होने पर उपराज्यपाल के सुरक्षा कर्मी उनके पास रहेंगे। लेकिन आपने क्या किया? इस वीडियो के एक फ्रेम को लेकर ट्वीट किया ताकि आप अपना एजेंडा सेट कर सके। आपको एक फ्रेम देखनी चाहिए जो हम दिखाते हैं। यह फ्रेम गौर से दिखेगा महबूबा जी। रईस मट्टू अपने घर की बालकनी में शान से तिरंगा फहरा रहा है। आपको पता है रईस मट्टू कौन है? रईस मट्टू के भाई को आप जानते हैं, जावेद मट्टू। कौन है जावेद मट्टू? हिजबुल का आतंकी। लेकिन उसका परिवार देखिए किसके साथ है? भारत के साथ। तिरंगे को अपनी शान कौन मान रहा है? उस आतंकी का परिवार जो जानता है कि वो आतंकी गलत है। यह है आज का कश्मीर, जिसे महबूबा मुफ्ती जी आप जैसे परिवारवादी नेता मंजूर कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इन तस्वीरों को मान लेती तो आप फख्र से ये ट्वीट करती और कहती कि भारत ही हमारी पहचान है, भारत में ही हम सुरक्षित हैं। लेकिन आपको सियासत से फुर्सत नहीं मिली।
जब 1949 में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लाल चौक पर झंडा फहरा रहे थे, तब भी आम कश्मीरियों को भारतीय होने पर गर्व था और आज भी उन्हें भारतीय होने पर फख्र है। लेकिन आप जैसे सियासतदानों को इससे दिक्कत है, क्योंकि आपको तो हमेशा से इस बात की आदत रही है कि जब तक आप मुखालिफत नहीं करेंगी इस देश की नीतियों का, आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। कश्मीरियों को अपने हिसाब से चलाने की आपको आदत है, लेकिन आज जब आम कश्मीरी अपने फैसले खुद कर रहा है तो आपको हर तस्वीर में कुछ ना कुछ खोट दिख रही है। कश्मीर के गरीबों को घर मिलता है तब भी आपको दिक्कत होती है, तब भी आप कहती है कि कश्मीर पर अवैध कब्जे की कोशिश हो रही है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होके इस हमले का जो हमला हो रहा है हम पे, हमारी ज़मीनों पे, हमारे जायदाद पे, जब वो आएंगे तो आपकी पानी, आपका बिजली, आपकी नौकरियां सब ऑलरेडी तो पहले ही बट रहा है, पहले ही जा रहा है। यहाँ तो बिजली का आपने हाल देखा क्या है, जम्मू में बिजली का क्या हाल है। तो इसमें जब तक हम जम्मू और कश्मीर के लोग, मैं अपील करती हूँ, इकट्ठे हो जाइए। कभी आप आइन की कसम खाकर कहती हैं कि कंधा देने वाला तिरंगे को कोई नहीं मिलेगा, कभी आप कहती हैं हमारी ज़मीन लूट ले जाएंगे। हमने आपको आंकड़े देकर समझाया था कि आप गलत कह रही हैं। महबूबा जी, अब तिरंगे को लेकर भी आप सियासत कर रही हैं। इस बार तो तस्वीरें आपके एजेंडे की पोल खोल रही हैं। देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और बताइए, क्या ये आम कश्मीरी नहीं है? क्या इनको बाहर से लाया गया है? ये जो शान से अपने तिरंगे को कंधे पर लेकर चल रहे हैं, क्या ये असली कश्मीर नहीं है? यही भारत की ताकत है। कश्मीर के लोग मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि जो डर आपने उनके मन में बिठाया था, वो डर अब कोसों दूर पीछे रह गया है और अब आगे तरक्की है। वो आपको सुनना चाहिए। जो लोग कभी ये कहा करते थे कि 370 ये ठीक नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज आपको सुनना चाहिए। ये वही लोग हैं जो अपनी राय बदल चुके हैं। बेसिकली अगर हम कश्मीर की बात करें तो हमने कश्मीर में ये चीज़ पहली बार ही देखी है। नो डाउट आउट ऑफ कश्मीर की ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कश्मीर में ये चीज़ पहली बार ही हो चुकी थी। आई गेस इन आवर जनरेशन ये चीज़ हमने पहली बार देखी हुई थी कश्मीर में। सो इट वॉज अ लिटिल बिट एक्साइटमेंट कि हम भी देखते कि ये मूवी दिखती कैसे है भाई कश्मीर में तो हमने कभी देखी नहीं है। सो इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू हैव दैट। बच्चे आते हैं कि बंक कर जाते हैं? नहीं आते हैं। बिल्कुल आते और हैं। लड़कियों की तादाद? वो मतलब मेरा स्कूल जो था वो सारा फीमेल वहाँ पे स्टाफ था, तो वहाँ पे मैक्सिमम सारी लड़कियाँ आई थी, तो अच्छी खासी एजुकेशन थी, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते थे। जी बिल्कुल। समथिंग दैट पिछली गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी यहाँ की शिया पॉपुलेशन के लिए, वो आज की गवर्नमेंट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया। सी इनफैक्ट आई वुड लाइक टू डेयर टू से कि जो कंट्री में जो आज हालात है, अगर आप देखो कश्मीर सबसे ज़्यादा शांत है, सबसे ज़्यादा शांति आज जो है यहीं पर है, क्योंकि यहाँ के लोग जो है तंग आ चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से। बाकी की कंट्री में दे वो मतलब एक तरह की राइटिंग, एक तरह की प्रोटेस्टिंग, इवन जो शांति जो सुकून वाली जगह है वहाँ भी कोई ना कोई मुद्दा उठाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता नहीं कि कश्मीरी किस चीज़ से गुजरे हैं इतने सालों से, कि वी नो द वैल्यू, हमें पता है कि क्या कीमत होती है पीस की और क्या कीमत हमने चुकाई है इतने सालों में, कितने जाने गई हैं, कितनी लाशें बिछी, कितनों का खून बहा है। फाइनली जो हमें पीस मिला है एट नो कॉस्ट, हम किसी भी कीमत पर इसको गिव अप नहीं करेंगे। तो सुना होगा आपने महबूबा जी, ये नए भारत का नया कश्मीर है जो विकास की रफ्तार में अन्य राज्यों से मुकाबला कर रहा है, जिसे अब सिर्फ आगे बढ़ना है, जिसके लिए अलगाव की बातें फिजूल है और टाइम की बर्बादी है। 370 जाने के बाद तो काफ़ी मतलब लिमिट में रहे हालात, बाकी इनकाउंटर्स वगैरह भी बहुत कम हुए और इसके साथ साथ डेवलप भी हुआ, स्मार्ट सिटी भी बनी, तो बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए। कुछ कमियां हैं लेकिन हो जाएंगी इंशाल्लाह। कुछ कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि सब बढ़िया हो गया है, बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन ये हकीकत है कि लोग वहाँ अब बेहतरी की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके मन में जो डर आप लोगों की तरफ से बैठाया गया था वो ख़त्म होता चला जा रहा है और इसको जितना जल्दी महबूबा जी आप स्वीकार करेंगी उतना बेहतर होगा, आपके और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि तब आप जम्मू कश्मीर में विकास की सियासत पर फोकस करेंगे। अब आपको आंकड़े दिखाती हूँ। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हर साल
पर्यटकों की तादाद बढ़ी है। 2019 में 1,62,63,330 पर्यटक घूमने पहुंचे। 2020 में कोरोना की वजह से गिरावट दर्ज की गई और उसके बाद 2021 में फिर से पर्यटकों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचा। 2022 में पर्यटकों का आंकड़ा 2 करोड़ के करीब पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में महबूबा मैडम ये रिकॉर्ड है। समझ लीजिए आप कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदे अब इस एजेंडे को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो कभी भी इस एजेंडे का हिस्सा नहीं थे। कश्मीरी जानते हैं कि आपकी सियासत ने उन्हें सिर्फ हिंसा, पथराव और अलगाववाद दिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में हर दिन पत्थरबाजी और खून खराबा होता था तब आपकी भी सरकार थी, आप भी सीएम रही थी, लेकिन इन पर लगाम आपने भी नहीं लगाई। आज जम्मू कश्मीर के लोग और केंद्र सरकार की वजह से जम्मू कश्मीर में जो शांति है, जिसकी जरूरत सालों से थी, उसका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए और उसका असर भी अब दिख रहा है। इसीलिए तिरंगा यात्रा की सही तस्वीर की व्याख्या कीजिए महबूबा जी, तभी आप जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं से जुड़ पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूं ऐसा आप करेंगे। और अब बात हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी की। कल है 15 अगस्त। भारत 24 की शानदार तैयारी है। सुबह 6 बजे से लगातार आप कवरेज देखेंगे। हम सब के लिए खुशी का दिन है। अंग्रेजों से जिन हालात में हम आज़ाद हुए और आज भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो देखिए, उससे तय हो गया है कि ये सदी हमारी है, भारत की है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आप कुछ आंकड़े देख लीजिए। इस साल शेयर बाजार में अब तक 1,47,000 करोड़ का विदेशी निवेश आ चुका है। 1,47,000 करोड़ का विदेशी निवेश 6 साल में ये सबसे ज्यादा है। 2019 में 1,35,995 करोड़ रुपए, 2020 में 1,03,000 करोड़। कोरोना का वक्त था, इसीलिए निवेश 2021 में केवल 50,079 करोड़ रुपए, 89 करोड़ रुपए रहा। 2022 में ये निवेश माइनस में चला गया था और विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से 1,32,815 करोड़ रुपए निकाल लिए। 2022 इस साल कितना है? 1,47,566 करोड़ रुपए। इनमें करीब 74,000 करोड़ सिर्फ 3 महीने में आए हैं। जानकार कह रहे हैं कि भारत के शेयर बाजार में जो विदेशी निवेशक अपनी पूंजी लगा रहे हैं वो लंबे वक्त तक भारत के बाजार में रुके रहेंगे। इसीलिए विदेशी निवेशक हर दिन शेयर बाजार में 1400 करोड़ रुपए डाल रहे हैं। शेयर बाजार में पूंजी को आवारा कहा जाता है। ये निवेशक किसी के सगे नहीं होते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था बेहतर परफॉर्म करेगी, जिस देश की भी, उस देश के बाजार में ये निवेश करने लगते हैं। पहले ये निवेशक चीन के बाजार में निवेश कर रहे थे, लेकिन अब ये भारत आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया है कि अब तो भारत में ही भविष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता है। आपका ये विश्वास, आपके ये आशीर्वाद, ये मेरी ऊर्जा है कि 2014 में देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पर थी, आज 5वें नंबर पहुंची है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। आप ये आंकड़े भी आप देख लीजिए। चीन का जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर इस साल निवेशकों को 0.25% रिटर्न मिला है, जबकि भारत में कितना रिटर्न मिला है? 7.82%, 7.82%, 31 गुना से ज्यादा। चीन पूरी दुनिया की सप्लाई फैक्ट्री बना हुआ था, वहां अब मंदी आ गई है क्योंकि चीन के लोग अब ज्यादा खरीदारी कर ही नहीं रहे और भारत, अमेरिका, दुनिया के कई देश, भारत, अमेरिका समेत चीन के सस्ते सामान से अब बच रहे हैं। इसके कारण चीन की ओवरऑल ग्रोथ कमजोर पड़ गई है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की इकोनॉमी को टाइम बॉम्ब बताया। जो बाइडेन ने कहा था, चीनी अर्थव्यवस्था एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकती है।
जिस देश की हालत टाइम बॉम्ब जैसी हो, वहां कौन सी कंपनी और कौन सा निवेशक रुकना चाहेगा? जो बड़ी कंपनियां चीन से भाग रही है या अपना कामकाज समेट रही है, उनमें है माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, नाइकी, डेल। ये वो बड़े नाम हैं। अभी जून में यूरोपियन यूनियन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन चाइना ने रोलैंड बर्जर के साथ मिलकर यूरोपियन बिजनेस इन चाइना बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे 2023 जारी किया था। इसमें 64% कारोबारियों ने कहा कि चीन में कारोबार करना मुश्किल होता जा रहा है। 30% ने कहा कि उनकी कमाई कम हो गई है। हर 10 में से एक कारोबारी ने कहा कि वो चीन से शिफ्ट कर रहा है या इसकी प्लानिंग कर रहा है। विदेशियों का भरोसा इतना कम हो चुका है कि इस साल मई में विदेशी निवेशकों ने चीन से 1.71 अरब डॉलर निकाल लिए। चीन में हर साल एफडीआई में 5.6% कम हो रहा है। वहां से जो बड़े फंड निवेशक भारत आए, उनमें है नेवेस्को, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, कॉम्बिनेटर, सॉफ्ट बैंक। ये वो दिग्गज है। भारत में अमेरिका, सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, नेदरलैंड से सबसे ज्यादा निवेश आ रहा है। मतलब भारत अब एफडीआई के लिए पहली पसंद बन गया है। इसका कारण यह है कि भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हमारी इकोनॉमी की रफ्तार पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और उनके लिए सीखने लायक सबक भी है। दुनिया की दिग्गज मोबाइल कंपनी एप्पल ने भारत में अब निवेश करने के बारे में क्या सोचा है, वो भी देख लीजिए। एप्पल ने कहा कि 2023 में वो भारत में आईफोन 14 का निर्माण करेगा। ये पहली बार होगा। एप्पल की योजना है कि वो 2025 तक अपने 18% आईफोन भारत में बनाए। मैं आपको दुनिया की इन्हीं 5 अर्थव्यवस्था की अब हालत बताती हूं। दुनिया की रेटिंग एजेंसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, रेटिंग एजेंसी मूडी, S&P ग्लोबल या UNCTAD भारत की ओर उम्मीदों की निगाह से इस वक्त देख रहे हैं। ये न्यू इंडिया की ताकत है और हमें इसे जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेशन की वजह एक और है। भारत की जिस ग्रोथ स्टोरी का जिक्र हम कर रहे हैं, उसके ब्रांड इंडिया बनने की कहानी आज मैं उस शख्स की जुबान से आपको सुनाती हूं जो प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस में मौजूद थे, जिनका कंपोज किया हुआ राष्ट्रगान आपको बेहद पसंद आएगा। आज वो स्टूडियो में मौजूद थे और मेरे साथ चर्चा की। उसका कुछ अंश आपके सामने रख रही हूं। एक ऐसी शख्सियत आज हमारे स्टूडियो आ पहुंची है जिसे 3 बार का ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। मैं रिकी केज की बात कर रही हूं जो इस वक्त भारत 24 के स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है रिकी केज। थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आज। अब आप कहेंगे कि आज रिकी हमारे साथ क्यों मौजूद हैं, तो मैं जरा दर्शकों को बता दूं कि ये इतिहास में पहली मर्तबा हुआ होगा जब 100 लोग एक छत के नीचे एक बड़े से सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने हिंदुस्तान के राष्ट्रगान को आपके लिए एक बार फिर से तैयार करने की कोशिश की है और ये काम कर दिखाया है रिकी केज ने। मतलब सोचिए आप, 200 साल जिन्होंने आपके ऊपर राज किया, आज वो इस आज़ादी के मौके पर आपको राष्ट्रगान जो है वो समर्पित कर रहे हैं। इससे खूबसूरत बात कैसे हो सकती है। जैसे आपने कहा, वो आइसिंग ऑन द केक था कि यू नो दैट ये एक ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा था और ब्रिटिश ने हम पर 200 सालों के लिए राज किया और उन एक इंडियन कंपोजर के होने के नाते उनको कंडक्ट करना, उनको लीड करना और वो भी इंडियन नेशनल एंथम बजाते हुए बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, मैं एक बार दर्शकों को वो एंथम जो आपने तैयार किया है इस सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जो आपका पसंदीदा है, मैं दर्शकों को एक बार दिखाना चाहती हूँ। और उसके बाद हम इस पर बातचीत करेंगे। तो we'll have, बिल्कुल।
रोंगटे खड़े हो गए हैं। It is a beautiful creation. Thank you so much. Thank you so much. It really came from the heart, this one. वो दिख रहा है और ये तो फिर भी आवाज़ कम थी, लेकिन जब इसे बजाया जाएगा, वो जब उसका डेसिबल थोड़ा इंक्रीज होगा, तब मैं समझ सकती हूँ कि आपकी रगों में जो है वो देशभक्ति एकदम ऐसे बहने लगेगी। I think there is a lot of pride for our country happening right now. Not only are we participating in the discussions, लेकिन हम leadership लेने लग गए हैं decisions में, और लोग हमको देख रहे हैं leadership के लिए। और ये I think ये trickle down होता है सब जगह, you know, ये soft power में, जैसे योगा में, mindfulness में, Indian culture पर, सब जगह फैलती है। सोचिए ना, मोदी जी अमेरिका जाकर और योग करवा देते हैं। Exactly, और मैं था वहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्ल्ड योगा डे में यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में थे, क्योंकि मैं एक यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर हूँ। हाँ। तो मैं वहाँ पर था एंड मैंने देखा कि 150 नेशंस के लोग थे और सब लोग योगा कर रहे थे और महसूस कर रहे थे कि ये इम्पोर्टेंट है। जब फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष Correct. ने डिनर होस्ट किया था, Correct. आप तब भी वहाँ पर थे। Correct. मुझे आपकी वो सेल्फी भी याद आ रही Yes. है। आप वहाँ पर मौजूद रहते हैं। Correct. एक तो हम जो यहाँ से देखते हैं तो हमें ये लगता है कि, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये आरोप लगाते हैं कि ये बड़ा प्लान्ड होता है, सब पूरी तैयारी के साथ किया जाता है, एक एक चीज़ जो है कि पीएम अब यहाँ चल के जाएंगे, फिर यहाँ देखेंगे, फिर इनसे मुलाकात करेंगे। आप तो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमें बताइए कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, सच्चाई क्या, आपने क्या देखा है? मतलब पीएम के बारे में वहाँ के जहाँ भी वो जाते हैं और जहाँ आप मौजूद रहे हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ फीडबैक और रिएक्शन आपको मिला है? तो मैं वहाँ पर था जो फ्रांस में प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से इनविटेशन मिला था मुझे, तो मैं बैठा था, फिर मेरे पास प्रेसिडेंट मैक्रोन और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। हाँ। तो मैं देख रहा था उन दोनों के ये दो ग्रेट लीडर्स के बीच में जो कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, तो मैंने देखा कि प्रेसिडेंट मैक्रोन बहुत इज्जत कर रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, बहुत इज्जत। हर बार जब भी कोई फोटोग्राफ ले रहा था उनका हाथ पकड़ रहा था, और फिर अच्छा, मतलब जो पीएम की फोटो लेना चाह रहा था। हाँ। और फिर जब भी प्रेसिडेंट मैक्रोन मुझे घड़ी बोल रहा था, मेरे हाथ पकड़कर घड़ी बोल रहा था कि हम लूव में हैं, जो दुनिया का सबसे मशहूर म्यूजियम है। हाँ। और उन्होंने आई थिंक 3 या 4 बार मुझे कहा था कि पिछली बार यहाँ पर डिनर हुआ था वो 1957 में हुआ था, जब क्वीन एलिजाबेथ आई थी। तो 1957 और अभी 2023 है। तो प्रेसिडेंट मैक्रोन बोल रहे थे कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से हम लोग यहाँ पर डिनर खा रहे हैं लूव के अंदर। और 2-3 हिंदी गाने भी, इंडियन गाने भी पेश हुआ था वहाँ पर, एक बैंड था। पूरा डिनर वेजिटेरियन था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी वेजिटेरियन, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के वजह से पूरा डिनर वेजिटेरियन था। तो इतनी इज्जत हो रही थी इंडिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कैसे रेट करते हैं? 10 में से कितना नंबर देते हैं? आई थिंक 11। और क्या वजह है? वजह, ही इज अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन। अब जब आपने इतना खूबसूरत तोहफा देश को दिया है, जल्दी आपकी उनसे दोबारा मुलाकात हो, हम ये उम्मीद करते हैं। और बहुत शुक्रिया रिकी। 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर है रिकी केज, आज भारत 24 के स्टूडियो में मौजूद थे और देश की जनता को एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, तो हमारा जन गण मन, लेकिन 100 से ऑर्केस्ट्रा में मौजूद लोगों ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से तैयार किया है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, कल सुबह 6:30 बजे आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। आप जानते हैं 15 अगस्त है, बड़ी कवरेज होने वाली है, देशभक्ति से ओत प्रोत हर एंगल, हर फ्रेम आप तक पहुंचाएंगे। इजाज़त।